सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्ज़ा और मेरी साथी एंकर आमना कटाना आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। 2 दिन और दोनों दिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने जनाब शानदार खेल का मुजाहरा किया, बांग्लादेश को शिकस्त दिया और आज पविस्ताए शजर से उम्मीदें बहाल रख आज जो है वो साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है और हमारी उम्मीदों को फिर से बहाल कर दिया है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से जनाब सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। 2 मैचेस आमना है अभी। बिल्कुल ऐसे ही 2 मैचेस हैं और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ हमारे 2 मैचेस हैं। मुश्किल है ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के खास तौर पे अगर हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉइंट्स टेबल पे देखा जाए तो न्यूजीलैंड आज साउथ अफ्रीका के साथ हारने के बाद नीचे आ चुका है, तो शायद अब कुछ इम्कानात हमारे लिए रोशन हो जाए। उनके 8 पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से, हम दिखाएंगे 8 पॉइंट्स, हमारे 6 पॉइंट्स हैं। हमें भी 2 मैचेस और जीतने हैं, लेकिन आज न्यूजीलैंड उस रंग में नजर नहीं आया जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड कहा जाता है। यानी 300 साढ़े 300 रन चेस करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज बड़े मार्जिन से वो आज हारे और जरा पॉइंट्स टेबल आ गया। 190 रन से साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी है न्यूजीलैंड की टीम को और साउथ अफ्रीका अब इस वक्त नंबर 1 है और उसके बाद इंडिया का नंबर, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन न्यूजीलैंड और फिर पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान की जो इस वक्त रैंकिंग है वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है कदरे, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश को उन्होंने जिस मार्जिन से हराया, हम चाहते हैं कि अगले मैच में भी अगर वो बड़े मार्जिन से हराएगा तो उसके बाद हमारे जो सेमीफाइनल के इम्कानात हैं वो मजीद रोशन हो जाएंगे। हाँ, कैलकुलेट कर रहे थे ना हम लोग, तो वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो अब सैटरडे को मैच है ना, उस सैटरडे के मैच के लिए पाकिस्तान को तकरीबन आप समझ लें कि 60 to 80 रन से न्यूजीलैंड को हराना होगा। पहले तो हराना होगा और फिर 60 to 80 रन से हराना होगा। उसके तरह से पाकिस्तान का रन रेट बेहतर होगा, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ यही सूरत हाल का सामना था कि मैचेस हम आखिर में जीत रहे थे, लेकिन जो है वो पॉइंट्स टेबल पर हमारे रन रेट बड़ा कम था। आज के मैच की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका ने 357 रन स्कोर किए। सिर्फ 4 खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड साइड है वो उनको आउट कर सकी और जनाब बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। मैन ऑफ द मैच भी रहे आज वैन डर डुसन, जिन्होंने 118 बॉल्स पर खेले। डी कॉक का दूसरा नंबर आता है, उन्होंने 114 रन स्कोर किए। फिर हाफ सेंचुरी मिलर ने भी स्कोर की। तो जनाब ये साउथ अफ्रीका साइड थी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड साइड पर तो यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर फिलिप्स ने किया और वो 60 रन बना सके। दीगर खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने अच्छे नाम है ना, फिलिप्स है, एक यंग है। अच्छा, आप ये देखें कि जो ये सूदी हैं आज वो सिर्फ 2 विकेट ले सके। आज उनके ना बॉलर चले ना उनकी बैटिंग चली न्यूजीलैंड की। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका ने 4 खिलाड़ी महाराज ने आउट किए हैं, फिर जेनसन ने भी 3 खिलाड़ी और उनके बल्लेबाजों ने भी हो गया था और उसी की वजह से उन्होंने निशम को बुलवाया था। और देखें आप, उनके 5.3 ओवर्स हैं, 3 बॉलें उन्होंने कराई थी, फिर अनफिट हो गए थे, उसके बाद निशम आए थे। सऊदी की बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन आज वो उस तरह से बॉलिंग कर नहीं सके, यानी रन को रोक नहीं सके। विकेटें उन्होंने ले ली, गालिबन 2 विकेटें, लेकिन उसके बावजूद वो रन्स को नहीं रोक सके। और साउथ अफ्रीका अगर पहले खेलेगा तो ये तो अब रिटर्न ऑन द वॉल है कि भाई उसने 350 से कम रन तो नहीं बनाने, उससे ऊपर ही बना लें। जिस दिन उनका अच्छा दिन हो उससे ज्यादा अच्छे रन। अच्छा, आई रिमेंबर जब न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का जो उन्होंने आगाज किया था, उस वक्त हम अपने एक्सपर्ट से भी यही बात कर रहे थे। हम कहते हैं भाई ये पहली टीम होगी जो सबसे पहले हमें फाइनल में दिखाई देगी, सेमीफाइनल में। उसके बाद हम इंडिया को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि 5-7 थोड़ा सा पलट चुका है और खेल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। साउथ अफ्रीका जनाब अब आगे आगे दिखाई दे रहा है। साउथ अफ्रीका ने 1 हारा है और न्यूजीलैंड ने गालिबन आखिरी के जो 3 मैचेस खेले ना वो हार चुके हैं। वो तो सब और उम्मीद है मेरी, मतलब फिंगर क्रॉस्ड के पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड को शिकस्त देगा तो फिर उनके लिए मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। एब्सोल्युटली। और वैसे भी अगर हम पास्ट के जितने भी मैचेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो हो चुके हैं, हिस्ट्री उठा कर देखें तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो अक्सर पाकिस्तान के साथ खेलते हुए दबाव का शिकार हो जाती है, नर्वस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब वो हारते भी रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। वो टीम आउटस्टैंडिंग हुआ करती है। मुझे उम्मीद दिलाने दे और फिर आप तोड़ देंगे उम्मीद है सैटरडे को, वो अच्छा लगेगा। चले जनाब, आज की मैच में क्या हुआ, किसने कितनी परफॉर्मेंस दिखाई, थोड़े से हाइलाइट्स आपको साथ शेयर करते हैं। पहले जनाब नादरा मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। नादरा साहबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक और आज ज्यादा अच्छे हो गए। आज अच्छे हो गए, सैटरडे को अच्छे रहेंगे हालात हमारे या नहीं रहेंगे ये बताएं।
देखिए, हमें हमेशा से फिंगर क्रॉस रखनी चाहिए। और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान हमेशा दुआओं की बदौलत आगे जाता है। हालांकि मेहनत भी बेचारे कभी कभार करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करते, लेकिन मोस्टली हमने जो देखा है वो इफ एंड बट्स। अच्छा, वैसे मजे की बात है नादरा, हमारी मेहनत ज्यादा है यहाँ पर। हमें सिर्फ अपनी टीम के लिए दुआ नहीं करनी पड़ती, दीगर टीमों के हारने के लिए भी दुआ करनी पड़ती है। और कभी जिस तरह से आज दुआ कर रहे थे कि भाई साउथ अफ्रीका जीत जाए, साउथ अफ्रीका के साथ हमारी तमाम दुआएं थी और साउथ अफ्रीका ने वाकई बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। बिल्कुल, हमें उनके लिए भी दुआएं करनी पड़ती हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, बल्कि भारतीय जो कि हमारे रिवायती हरीफ हैं, उनको जब मतलब वो जब ऐसे गेम्स होते हैं। अच्छा, मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि अमूमन होता यह है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस होते हैं ना, वो स्पेक्टेटर्स बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं, रेवेन्यू बहुत बड़ा जनरेट होता है। तो ये जो मैचेस हो रहे हैं, अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान आउट हो जाता तो इस वर्ल्ड कप की जो खूबसूरती है वो मान पड़ जाती है। फिर उसमें वो मजा नहीं आता, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे पाकिस्तानी हो या एशिया का कोई रीजन हो, वो उसमें एंजॉय नहीं करता। जब तक कि पाकिस्तान और भारत को आमने सामने ना देखें, उनको देख के ही मजा आता है। और इसी तरह भारतीय भी अक्सर मजा हमें क्यों नहीं आता? हमारे लिए तो हालत खराब हो जाती है, हमारी तो सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो जाती है। पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होता है तो ये क्योंकि हमारी टीम कुछ पता नहीं होता ना, मतलब जैसे सरफराज साहब ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जिता दी थी, लेकिन यकीन करें जब मैच शुरू हो रहा होता ना तो दिल बंद हो रहा होता है, ऐसा लगता है। तो देखिए, जब तक ये नहीं होगा हमें भी मजा नहीं आता है, सीधी बात है। अब वो सीधे सीधे गेम्स हो रहे हों, ये वेरिएशंस हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो कंट्रोवर्सी इस वक्त क्रिएट हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और प्लेयर्स के दरमियान, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ये देखिए कई मरतबा जो है 2009 में जब कादिर साहब ने रेजिग्नेशन दिया था, मैं कादिर साहब के उस रेजिग्नेशन को इस तरह से लेती हूँ कि जब उन्होंने रिजाइन कर दिया था, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर वो आपको पता है कि वो कुरान शरीफ पे हाथ रखवाया कि इसको नहीं होना चाहिए, यूनुस खान को कप्तान, ये वो सारी बातें हुई थी। खैर एनीवे, वो तो पास्ट हो गया, लेकिन पाकिस्तान टीम जीत गई थी। अभी इंजमामुल हक साहब का मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने भी इस वक्त जो है रिजाइन कर दिया है। तो अब देखिए टीम क्या बात है, आप बहुत दूर की लेकर आई हैं वैसे। तो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी। अच्छा, आप करिए नेक शकुन साहब, तो एजाज के पास चलते हैं। एजाज, ये जो पाकिस्तानी टीम ने एक कारनामा अच्छा अंजाम दिया जिसके बाद हमारी उम्मीदें बहाल हो गई, उसके बाद जो जिस तरह से सलमान बात कर रहे थे कि आज न्यूजीलैंड ने भी हमारा भरपूर साथ दिया, हार गए, उसके बाद हमें 1 पॉइंट मिल गया, हम थोड़े से उम्मीद में आ चुके हैं कि भाई अब अगला जो मैच है, जो न्यूजीलैंड की आज परफॉर्मेंस रही है, इंशाल्लाह हम उनको फिर हराने में कामयाब हो जाएंगे। अभी कैंप में किस तरह का माहौल पाया जा रहा है वहाँ पर? पहले तो बहुत मायूसी थी, यकीनन अब उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, हमारे प्लेयर्स का, पूरी टीम का। देखें, सबसे पहले तो यहाँ बेंगलोर से लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज कोलकाता से ट्रैवल करके यहाँ बेंगलोर पहुँची है और अभी तक कल का ट्रेनिंग स्केड्यूल नहीं आया। चांसेस यही हैं कि कल पाकिस्तान टीम रेस्ट करेगी और क्योंकि जो पाकिस्तान ने 4 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ यहाँ बेंगलोर में मैच खेलना है, ये डे मैच है, ये सुबह 10:30 बजे इस मैच का आगाज़ होगा। यहाँ इंडिया के लोकल टाइम के ऊपर 10 बजे इस मैच का आगाज़ होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बारिश के भी इम्कानात हैं इस मैच में। वेदर रडार जो बेंगलोर का है उसके मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है तकरीबन दोपहर 2 बजे, यानी दूसरी इनिंग्स जब शुरू हो रही होगी तब 70 से 80% बारिश होने के इम्कानात हैं। तो ये भी एक बारिश भी खलल डाल सकती है। लेकिन क्योंकि मैं पहले भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बेंगलोर कवर करके गया था और अभी भी यहाँ बेंगलोर में मौजूद हूँ, तो यहाँ लोकल लोगों से बात की है कि वेदर रडार के ऊपर जो बारिश की प्रेडिक्शन डे टाइम में आ रही है, अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन खदशा है कि बारिश हो सकती है। अच्छा, लास्ट मैच में भी तो पाकिस्तान के बारिश का था ना, इम्कानात थे, मुझे याद पड़ रहा है, जो कि नहीं हुए उसके बाद फिर अभी ये बांग्लादेश के मैच में। हाँ, लेकिन ये कर्नाटका जो स्टेट का ये जो बेंगलोर शहर है, यहाँ पे बारिश की प्रेडिक्शन अक्सर रहती है क्योंकि ये बहुत लश ग्रीन सिटी है, इंडिया के चंडीगढ़ टाइप का ये शहर है, तो यहाँ पर बादल भी हर वक्त रहते हैं। आज जब हम प्लेन से आ रहे थे तो पूरा शहर बादलों से ढका हुआ था और कल यहाँ पर बारिश हुई भी है। अब दोपहर 2 बजे सैटरडे को बारिश की प्रेडिक्शन हुई है, लेकिन लोकल मकामी लोग ये बता रहे हैं कि वेदर रडार पे आ गया तो बारिश के इम्कानात कम है और हमारी दुआएं भी हैं और हमारी दुआओं का असर आज न्यूजीलैंड ने देख लिया होगा कि 24 करोड़ लोगों की दुआएं कैसे एक बड़ी टीम को बिल्कुल इस साइड से लगा दिया।
वो ये भी सोच रहे होंगे कि आपकी दुआएं आपकी टीम के लिए पहले क्यों नहीं काम आई जो 4 मैचेस हम हार गए। ये बात भी तो है ना एजाज भाई। मेरा जाती ख्याल ये है कि बाबर कॉम्बिनेशन के अंदर शायद मिस्टेक्स करते रहे हैं। अभी भी ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट के तौर पे मैं ये फील कर रहा हूँ, मैंने सारी टीम की परफॉर्मेंस देखी है, मुझे लगता है कि हमें हारिस रऊफ को बाहर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में एक्सप्रेस स्पीड के बॉलर्स काम नहीं कर रहे हैं। आपको हसन अली को चांस देना पड़ेगा और हसन अली के ऊपर पाकिस्तान के कप्तान को ट्रस्ट करना पड़ेगा। वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, लेकिन क्योंकि उसको बाबर को हारिस के ऊपर ट्रस्ट है कि वो विकेट टू विकेट अगर बॉलिंग करता है तो उसका सेकंड स्पेल हारिस का बेहतर होता है, कतरे बेहतर होता है, कमबैक होता है, लेकिन पहले स्पेल में रन्स इतने निकल जाते हैं, पहले ओवर में इतने रन्स निकल जाते हैं। जितने भी पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं ऐसा ही हो रहा है कि पहले ओवर में उनको छक्का भी पड़ा है और चौका भी पड़ा है। लास्ट मैच में भी शुरू की 2 बॉलों पर चौका पड़ा था, तो टीम प्रेशर में आ जाती है, लेकिन कमबैक कर लेते हैं हारिस। यस, हारिस के अंदर ये एबिलिटी है कि वो कम बैक करते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो चन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलोर का, यहाँ पर आपको मालूम है कि 368 रन हमें ऑस्ट्रेलिया ने कर दिए थे और 259 रन के ऊपर हमने उनका पहला विकेट जाके गिराया था। हालांकि उसामा मीर ने तकरीबन पावर प्ले के अंदर ही पहले वार्नर का कैच गिरा दिया था। तो ये छोटी बाउंड्री वाला ग्राउंड है, यहाँ पर आपको 350 रन पड़ भी सकते हैं और आपने जवाब में 350 रन करने भी हैं। हमें उस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाना है। अफगानिस्तान ने भी तकरीबन 300 के करीब जो रन थे वो चेस कर लिए थे पाकिस्तान के। अच्छा, नैयर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, शामिल गुफ्तगू करता हूं, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा आज का मैच, उम्मीदें हमारी काफी बहाल हो गई हैं, आज न्यूजीलैंड उस रंग में नजर नहीं आई, आखिरी के 3 मैचेस हार चुकी है। आप इसको पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन देख रहे हैं सैटरडे में जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होगा? जी, आज ये बहुत पॉजिटिव साइन है और मैं समझता हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप है ये ओपन हो गया है और पाकिस्तान के लिए अब गोल्डन चांस है कि ये आखिरी 2 मैच। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि अगर हमें न्यूजीलैंड से रन रेट बेहतर करना है तो जुमे को जो मैच है वो हमें 84 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा या अगर हम बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो हमें 35 ओवर में ये पूरा करना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि अभी जो आज हमने न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देखी, जिससे सलमान भी बात करें कि अब पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा और पाकिस्तान का जो कम बैक था उसको भी अगर देखा जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कम बैक किया और जिस तरह से न्यूजीलैंड को आज अपसेट का सामना रहा, ये आसान होगा पाकिस्तान के लिए हरीफ अगर न्यूजीलैंड सामने होगा? देखें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अभी भी प्लानिंग का कुछ फुकदान है। ये अपनी इनिंग्स को पेश करने में फेल हो रहे हैं। इन्होंने पहले 5 ओवर्स में, आपको याद होगा, 23 रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये मतलब अच्छा, वो मैच अगर आप 25 ओवर में जीत जाते तो आपका रन रेट इस वक्त बहुत बेहतर होता। लेकिन उस मैच में भी हमने अपनी पूरी सलाहियतें बरूकार नहीं लाए और प्लानिंग का बड़ा फुकदान नजर आया। और जिस तरह अभी नादरा साहिबा ने बात की है कि हमें इसमें पाकिस्तान को और ज्यादा बेहतर इंटेंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ये चीज जो है अचीव करनी पड़ेगी। नैयर साहब, आपको याद है लास्ट वर्ल्ड कप गालिबन 2019 में पाकिस्तान इंडिया से हारने के बाद मैचेस जीता था, उसने इंग्लैंड को भी शिकस्त दी थी, उसने न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी थी। आखिरी मैच पाकिस्तान का पड़ा था बांग्लादेश के साथ, गालिबन जहां तक मुझे याद पड़ता है। बांग्लादेश से हमें रन रेट में जीतना था, लेकिन उस वक्त भी हमारी जो अप्रोच थी वो मैच जीतने की थी, रन रेट बेहतर करने की नहीं थी, क्योंकि अगर हम रन रेट बेहतर करने में जाते तो हम मैच लूज कर चुके होते और न्यूजीलैंड को गालिबन फायदा हुआ था, वो आगे निकल गई थी। जी, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन बात ये कि हम अब पिछली चीजों को तो छोड़ देना, फिलहाल हमें कंसंट्रेट करना है न्यूजीलैंड के मैच पे। और न्यूजीलैंड के मैच जिस जगह पे हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि जैसा कि अभी हमें बताया भी है आपके नुमाइंदे ने कि वहाँ पे ग्राउंड काफी मतलब छोटा है, बाउंड्रीज छोटी हैं और उसमें हारिस रऊफ जो है ही कैन बी ए डेंजरस प्रोपोजिशन फॉर बोथ द टीम्स। यानी पाकिस्तान के लिए भी खतरा हो सकते हैं कि उनको काफी ज्यादा रन पड़ जाएं और रन पड़ना वहाँ पे फास्ट बॉलर को, आपको पता है फास्ट बॉलर से आजकल डरता तो कोई नहीं है, तो हर कोई आके 8वें 9वें नंबर पे भी छक्के मारने वाले मौजूद होते हैं। तो ये हसन अली वाली प्रोपोजिशन जो है इस पे गौर कर लेना चाहिए कि क्या वो बेहतर हो सकते हैं
सही है। नादरा की जानिब चलते हैं। नादरा, यही जिस तरह से अभी बात हो रही है, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट में 2 लोगों ने कहा है जी हसन अली पे गौर किया जा सकता है हारिस रऊफ की जगह, आप समझते हैं वाकई एक अच्छा ऑप्शन होगा कि अगले मैच में हम ऑप्ट करें हसन अली को, इंस्टेड हम इनकी तरफ जाएं हारिस रऊफ को? देखिए, हसन अली अभी चूंकि उनको टेम्परेचर भी है, कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं, वायरल हुआ हुआ है, तो अगर वो फिट हैं तो उनका इंडक्शन मैं इस लिहाज से कहती हूँ कि देखिए न्यू बॉल के साथ शेयर जो करवाते हैं वो हसन अली ही बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज डेथ ओवर में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको हारिस रऊफ की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ वसीम जूनियर भी बहुत अच्छे फॉर्म में, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और रन्स भी कंसीड कम कर रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ जो है इसमें बहुत ज्यादा उनको रन्स पड़ रहे हैं। तो हमें दोनों तरह से देखना पड़ेगा कि अगर फुल्ली फिट है हसन अली तो मेरे ख्याल से हसन अली का इंडक्शन जो है वो जरूरी होगा। और इस नहज पे जब हमारे पास एक सेमीफाइनल का एक थोड़ी बहुत उम्मीद, मैं बहुत ज्यादा तो उम्मीद नहीं कहूंगी, थोड़ी बहुत जो उम्मीद हमें किरण नजर आ रही है उसमें हसन अली का अगर इंडक्शन हो सकता है तो डेफिनेटली बाबर आजम कैप्टन है, वो यकीनी तौर पर इस बारे में सोचेंगे। ठीक है। अच्छा इजाज़ जी बताइएगा, जैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमारे पास मैच जीतना तो था ही, लेकिन हमें बेहतर मार्जिन के साथ जीतना था, लेकिन हमने जीतने को प्रेफरेंस दी थी, बेहतर मार्जिन से जीतने को नहीं दी थी। अभी अगर हम रन रेट बेहतर करने की अप्रोच से जाते हैं, इंटेंट से जाते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये भी तो होगा ना कि यार हमें 2 पॉइंट्स भी चाहिए, रन रेट बेहतर करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मैच ही हार जाए। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त माइंड सेट होता है ना, वो होता है कि जनाब हमने विकेटें बचा लेनी है, हमने मैच जीत जाना है एट एनी कॉस्ट, रन रेट का फिर बाद में देखेंगे, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लॉर्ड्स के अंदर 2019 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग करने का मौका मिला था और पाकिस्तान ने वहां पे तकरीबन 480 रन करने थे और बाद में फिर 30 ओवर्स के अंडर हमने बांग्लादेश को आउट करना था। हमने अबव 300 रन तो बना लिए, बाद में बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग भी की थी, लेकिन पाकिस्तान उसमें टारगेट को जो जरूरत था उसको पूरा नहीं कर सका था। अब देखें ये जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की गेम है, पाकिस्तान टीम को अदराक है इनको पूरी तरह कि अब 35 ओवर में या तो हमने टारगेट चेज करना है या हमने 85 रन से पहले हरीफ टीम को आउट, 85 रन के मार्जिन पे हरीफ टीम को आउट करना है। तो अगर पाकिस्तान, हम अखज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान अगर यहाँ टॉस जीत के पहले बाबर बैटिंग पे चले जाते हैं तो आपको कम से कम 350 रन करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप दूसरी टीम को 250 पे आउट कर सकते हैं। और एक चीज जो कि कप्तान बाबर आजम, मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि उनको क्यों नहीं एहसास हुआ कि चेन्नई के अंदर पाकिस्तान ने दोनों मरतबा पहले बैटिंग की और दोनों मरतबा हमारे बॉलर्स 280 रन 275 रन के टारगेट का दिफा नहीं कर सके हैं। और अगर हम कल कोलकाता में देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ हमारे बॉलर्स ने हरीफ टीम को जल्दी आउट किया और हमारे बल्लेबाजों ने बड़े कंफर्ट अंदाज के अंदर टारगेट को चेज कर लिया। तो पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग, मेरा जाती ख्याल ये है कि एडवांटेज है। हैदराबाद के अंदर भी हमने 350 रन का टारगेट चेज किया, श्रीलंका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हम चेजिंग पोजीशन पे थे। मतलब अगर हम थोड़ी गलतियां नहीं करते तो पता नहीं क्यों मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान वो चेस कर जाता। इसीलिए मैं भी ये विश करूंगा कि पाकिस्तान टारगेट चेज करने के ऊपर जाए। तो पाकिस्तान के पास अब फखर वापस आ गए हैं, उन्होंने कल 7 छक्के लगाए, वो फॉर्म के अंदर है। नवाज को अगर खिलाते हैं तो नवाज हिटिंग कर लेते हैं, हालांकि पिछला मैच नवाज को बिठाया है। अब मैं टेल एंडर्स की बात करूं कि अगर आपके ऊपर वाले बैट्समैन हिटिंग करते हुए आउट हो जाते हैं तो एडवांटेजेस है। रिजवान वो हिटिंग कर सकते हैं, बाबर और रिजवान आपको पता है पाकिस्तान के रेगुलर T20 ओपनर्स हैं, तो हमारे पास वो ऑप्शंस हैं और इन लोगों को पता है, इस टीम को, कि अगर हमने टारगेट को चेज करना है तो हमें हरीफ टीम पे धावा बोलना पड़ेगा, अगर उनको पहले आउट करना है तो हमें अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। सो अब वो चीज नहीं होगी कि सिर्फ जीत के साथ पॉइंट के ऊपर बैठे रहें और श्रीलंका का इंतजार करें कि वो भी न्यूजीलैंड को हरा दे और हम भी न्यूजीलैंड को हरा दे, तो हम नॉर्मल तरीके से। श्रीलंका का न्यूजीलैंड को हराना वैसे भी जरूरी है, अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो उनके तो पॉइंट्स ही आगे चले जाएंगे, ये तो पॉइंट्स ही अगर आगे वाला गेम हो जाएगा। नहीं, इस वक्त जो पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड को अगर पाकिस्तान हरा देता है तो न्यूजीलैंड तो 8 पॉइंट के ऊपर इस वक्त रुका हुआ है ना, तो श्रीलंका भी अगर हरा देते तो न्यूजीलैंड 8 पॉइंट पे रुका रहेगा, हम 10 पॉइंट पे चले जाएंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इंटेंट यही होगी, उम्मीद हम ये करेंगे कि भाई हमने न्यूजीलैंड को हराना है, रन रेट को छोड़ते हैं,
देन लेट्स होप एंड लेट्स विश के श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। हाँ, न्यूजीलैंड के लिए दोनों मैचेस हारना जरूरी ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, अगर श्रीलंका अपने 2 मैचेस जीत जाते तो फिर श्रीलंका हमसे आगे निकल जाएगा, श्रीलंका भी हमसे आगे निकल जाएगा। ये वजह भी तो है ना। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब श्रीलंका भी अभी गेम में बाकी है, श्रीलंका है गेम के अंदर, अफगानिस्तान भी बाकी है। अफगानिस्तान, यस एब्सोल्युटली। कल का मैच श्रीलंका का वैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं भारत हारता है जीतता है, लेकिन कल अगर श्रीलंका को जीत मिल जाती है तो फिर एक समझ लें आप, उनके लिए भी उम्मीद जाएगी। इंजरीज का शिकार है श्रीलंकन टीम, उनके रेगुलर कप्तान नहीं है, लहिरू कुमारा भी इंजर्ड होकर चले गए हैं। बहुत ज्यादा इंजरीज के अंदर इस वक्त श्रीलंकन टीम फंसी हुई है। उनका भी बुरा हाल है यहाँ इंडिया में आके, ना सबसे अच्छी क्रिकेट हो रही है बांग्लादेश की तरह, या जैसे न्यूजीलैंड का आप देख लें कि न्यूजीलैंड भी अपने 3-4 रेगुलर जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनकी इंजरीज का शिकार है। सो पाकिस्तानी टीम खैर निकल आई है इंजरी से, और बाकी टीमें अब इंजरीज में जाना शुरू हो गई हैं। सो पाकिस्तान बड़े कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हैं मुझे तो फिलहाल इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, नईउद्दीन साहब का भी टेक इस पे लेते हैं। नईउद्दीन साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही है कि किस खिलाड़ी को किस नंबर पे आना चाहिए, आप क्या समझते हैं जो हमारा नेक्स्ट मैच है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें क्या तब्दीलियां आनी चाहिए? अगर ऊपर नीचे खिलाड़ियों को भी किया जाए, आप समझते हैं वाकई बाबर और जो रिजवान हैं उनसे ओपनिंग करवाई जाए, उसके बाद फिर इफ्तिखार को भी लाया जा सकता है? आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? हमारे पास ले दे के 2 हिटर हैं और वो है, देखिए मेरे ख्याल से हम इस पे जितना मर्जी सोच लें, लेकिन बाबर आजम जो हैं वो एक तरह से ऑटो पायलट लगा के ना और देखने वाले पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने जो बैटिंग ऑर्डर बना लिया है ना, उसमें वो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, चाहे आप उन्हें सोने का निवाला भी पेश करें। और डिस्कशन के लिए तो बात ठीक है, लेकिन एक मैं मशवरा जरूर दूंगा, जिस तरह एजाज साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग करनी चाहिए, उन्होंने उसके कई फवायद बताए। एक फायदा और है कि उस दिन चूंकि बारिश का इम्कान है, तो फिर डकवर्थ लुइस फार्मूले का भी जो है ना अमल दखल वहाँ आ सकता है। उसमें फिर जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो आपके अपने इख्तियार में होता है, कैलकुलेशन आपको पता होती है कि आपको इस पेस के साथ इनिंग खेलनी है। तो वहां पर जो आपने बात की कि इनिंग्स जो है उसमें आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इफ्तिखार से ओपन भी करा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जरूर कर लें कि टॉस अगर जीतना है तो फिर ये बैटिंग सेकंड करेंगे। ठीक है, ब्रेक का टाइम एक हमारे पास हो चुका है जनाब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और एक जरा टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। नवाज क्यों ऑफ कलर है, और महाराज को आज हमने देखा 4 विकेटें ले गए, उन्होंने बेसिकली न्यूजीलैंड को घर का रास्ता महाराज ने दिखाया, इसके अलावा नहीं दिखाया। वो और नवाज तकरीबन सेम नौयत के बॉलर हैं, तो फिर नवाज क्यों नहीं चल रहा है और महाराज क्यों चले जा रहे हैं? पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जनाब, ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक अजीब सी बात है, समझ ही नहीं आ रहा भाई, मोहम्मद नवाज क्यों नहीं चल रहे हैं, वो उतना इम्पैक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उनसे बल्लेबाज क्यों नहीं डर रहे हैं। और उसी तरह की बॉलिंग आज महाराज ने की, महाराज ने पाकिस्तान के खिलाफ भी की, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ महाराज ने विनिंग शॉट भी मार दिया और पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी विकेटें भी ले गए। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी विकेटें ले गए। अच्छा, पहले वो महाराज बने रहे, केशव महाराज, हमारे भी तो नवाज है। वैसी बात ना कर, नहीं नवाज पाकिस्तान चल नहीं रहे, क्रिकेट पर आ मैंने बोला चल नहीं रहे, चल नहीं रहे पाकिस्तान। अच्छा खैर, वो झलकियां देख लेते हैं कि किस तरह से महाराज ने विकेटें ली हैं, फिर जरा बात करते हैं कि क्या मसला है कि नवाज नहीं चल पा रहे, महाराज चल रहे हैं। हालांकि दोनों एक ही लेवल के बॉलर हैं, बल्कि नवाज तो ज्यादा अच्छे बॉलर हैं। जरा देखते हैं, फिर वापस आएंगे। जनाब, ये विकेटें किस तरह से गिरी न्यूजीलैंड की, वो आपने मुलाहिजा की, उसमें महाराज भी मौजूद थे। अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है, इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और अगर वो शायद विकेटें बीच में आके नहीं लेते तो शायद न्यूजीलैंड इस स्कोर को काफ़ी आगे ले जाता। भले हार जाता, लेकिन उनका रन रेट नीचे नहीं आता। वो बहुत बड़े मार्जिन से आज साउथ अफ्रीका ने उनको शिकस्त दी है। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, ये नादरा मुश्ताक, ये बताइएगा, ये नवाज भी तो उसी पैमाने के बॉलर हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, वो इम्पैक्ट क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? मतलब हमारे तो खैर स्पिन अटैक या स्पिन का जो शोबा है वो बिल्कुल ही नाकाम नजर आ रहा है, लेकिन उसमें नवाज ने तो एक तवील अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ मौजूद हैं, मैच विनर हैं बकौल बाबर आजम के, तो फिर इम्पैक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है?
देखिए मुझे नवाज जो है काफी बुझे बुझे नजर आए हैं। पूरे वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है मुझे नवाज के अंदर वो वाली चीज नजर नहीं आई जो कि मैंने इनकी प्रीवियस T20 में देखी थी, कि लग रहा था कि नवाज जो है काफी अटैकिंग मतलब फॉर्म में नजर आ रहे थे। इस दफा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, देखिए एक तो टीम वैसे ही हमारी जेल नजर नहीं आई, काफी डिफरेंसेस की खबरें आती रही हैं, प्लस ये कि यहाँ से बोर्ड के तनाज़ात, बहुत सारी चीजें जो कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती हैं किसी भी प्लेयर के ऊपर। आप देखिए ना कि बाबर आजम अभी जो लास्ट मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें बाबर जल्दी आउट हो गए थे और बाबर की बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी। वो इस तरह के नहीं है प्लेयर, उनका स्माइलिंग फेस भी होता है, उनकी बॉडी में भी कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो तमाम चीजें शेक होती हुई नजर आ रही हैं। ये तमाम की तमाम, देखिए कोई प्लेयर जो होता है वो इसको बहुत ज्यादा ले लेता है इस तरह की नेगेटिविटी को, और कुछ प्लेयर्स होते हैं जो नहीं लेते हैं। लेकिन नवाज की जब बात है, इससे पहले भी नवाज जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में जब खेल रहे थे वर्ल्ड कप में मेलबर्न में, तब भी नवाज ने उतना जबरदस्त परफॉर्म नहीं किया था। मुझे लगता है क्योंकि एक तो गैप बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ ODIs होते नहीं है, T20 फॉर्मेट में तो चल रहे हैं सारे प्लेयर्स, लेकिन क्योंकि स्टेमिना कंजम्पशन होता है इसमें स्टेमिना का, तो वो चीजें तमाम की तमाम जो है वो नहीं एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे। 4 ओवर में तो नजर आए आप, चले 10 ओवर नहीं करें, मतलब आप ये देखें ना, आप इफ्तिखार के ओवर्स भी आप देख लें, वो इम्पैक्ट भी तो क्रिएट कर रहे हैं। वो अगर विकेट नहीं ले पा रहे तो एटलीस्ट वो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहे हैं ना, बहुत खा रहे हैं ना। नवाज तो इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट कर रहा है। एजाज भाई, आप क्योंकि टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये क्या प्रॉब्लम है स्पिन अटैक में हमारे साथ? और जाहिर सी बात है अब उसामा मीर भी वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा है जिसका सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट की गई थी। अबरार को शायद अगर किसी तौर पर आना पड़ा, ट्रैवलिंग जो दीगर मामलात को नजरअंदाज करके उनको लाया भी गया, शायद वो भी इम्पैक्ट ना क्रिएट कर सके। देखिए इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर हैं, एक सेंचुरी रिजवान की तरफ से आई है और एक सेंचुरी अब्दुल्ला शफीक की तरफ से आई है। 3 50 बाबर आजम ने की हैं और शाहीन अफरीदी गो के इस वक्त सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर्स में टॉप के ऊपर मौजूद हैं 16 विकेटें लेकर। लेकिन इन 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी है? अगर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हम सब की रही होती तो हम क्या वर्ल्ड कप में इस वक्त जो है वो दुआएं मांग रहे होते कि बारिश ना हो और न्यूजीलैंड हार जाए? मैं वजह ही तो पूछ रहा हूं आपसे, क्यों आखिर? अगर ये मुझे लगता है एतमाद की कमी है और इस एतमाद को जो ठेस है वो एशिया कप की शिकस्तों से पाकिस्तान को मिली थी। अगर इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की बात करनी है तो हम अपने कप्तान की बात क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर बड़ी बड़ी टीमों के ऐसे बल्लेबाज हैं जो वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी अब तक कर चुके हैं। बाबर आजम की 3 50 निकली है, रिजवान का 100 है, इफ्तिखार ने अब तक क्या किया है, शादाब ने अब तक क्या किया है, हारिस रूफ ने अब तक क्या किया है, हसन अली ने अब तक कौन सी मैच विनिंग बॉलिंग कर दी है, शाहीन ने ऐसी कौन सी सिंगल हैंडली पाकिस्तान को शाहीन ने कौन सा मैच जितवा दिया? ये देखे ना इजाज, लेकिन शाहीन नंबर 1 पर आ गए बॉलर की जो रैंकिंग ICC इसी इवेंट के दौरान। आमना पाकिस्तान को मैच कौन सा जितवा दिया? बेंगलोर ये नंबर 1 ने हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये नंबर 1 ये वाला जो गेम है ना, ये सबसे ज्यादा हमें पाकिस्तानी क्रिकेट को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, ये भी नंबर 1 वाला मामला चल रहा है। मेरे सिर्फ एक चीज यहाँ पे नहीं, आपने शोशा छोड़ दिया। मेरी बात सुनिए जी। फखर जमान के बारे में मैं तो पूरा पाकिस्तान कहता था कि इसको ड्रॉप कर दो। फखर को ड्रॉप किया, इमाम ने टुक स्टार्ट की, तो अब इमाम को ड्रॉप कर दो। अब हम सबको फखर की याद आना शुरू हो गई। शादाब खान नायब कप्तान था, हम सब लोग कहते थे कि नायब कप्तान क्या इतना मुकद्दस होता है कि उसको नाकस परफॉर्मेंस पे नहीं बिठा सकते? शादाब को बिठाया, उसामा को खिलाया, अब हम सबको शादाब भी याद आना शुरू हो गए हैं। बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर एतमाद की कमी है और उस एतमाद की कमी का एक हल था जो कि ज़का अशरफ ने नहीं किया। PCB इस पे बेशक डिसएग्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग, कि हमने अपने 5 जो कोचेज हैं वो सारे गोरे कोचेज हमने रखे हुए हैं, बैटिंग कोच भी। भाई वो कहते हैं जो हमारे अपने हैं, अपने लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए वहां से लाने पड़े। ऐसा नहीं है। एक भी पाकिस्तान का साबिक कप्तान, कोई साबिक क्रिकेटर यहाँ इंडिया में टीम के साथ दिया हुआ क्रिकेट बोर्ड एज ए मेंटोर
मैथ्यू हेडन को तो हमने 2 वर्ल्ड कप्स के अंदर एज ए मेंटोर अपनी टीम के साथ रखा। हम किसी एक बंदे को साथ नहीं लेके आए ताकि वो इन डग आउट में बैठा होता। देखिए मिकी आर्थर अपनी कंप्यूटर साइंस के मुताबिक सारे बिल्कुल ठीक है, इजाज़ आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ कोई निकालने वाला नहीं होता है। इस पे हम टेक लेंगे नईरुद्दीन साहब का भी, लेकिन चूंकि अभी जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के इवेंट में तो दिखाने, इक्का दुक्का जो मैचेस हैं जो हमें अब आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन जनाब पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, आईसीसी ने जो अभी रैंकिंग जारी की है उसमें बैटर भी हमारे बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद हैं और शाहीन शाह आफरीदी की तरक्की हुई और वो पहले नंबर के बॉलर बन चुके हैं। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अच्छा नईर साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनकी तरफ लेके जाते हैं। नईर साहब ये बताइएगा, ये बात बिल्कुल एजाज वसीम बाकरी ने बिल्कुल दुरुस्त की है कि हमारे पास, हमारे प्लेयर्स के पास इस वक्त कॉन्फिडेंस का फुकदान है और वो शैटर्ड होता हुआ नजर आया दूसरे मैच में जो पाकिस्तान और जो है इंडिया मध्य मुकाबिल थे। पहले मैच में उन्होंने फिर भी ग्रिप बना ली थी, उन्होंने आउट करने की कोशिश की थी और उस वक्त इंडिया बैकफुट पर नजर आ रहा था पहले मैच में एशिया कप के। लेकिन दूसरे मैच में जिस तरह से इंडिया ने टेकअप किया है, पाकिस्तान ज़बूहाली का शिकार हुआ और अभी तक सूरत हाल नजर आ रही है। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार, आपने पिछले साल भी वर्ल्ड कप खेला, आपने उससे पिछले साल भी वर्ल्ड कप खेला, चाहे वो T20 हो चाहे वो 50 ओवर्स का हो, आपने एशिया कप खेला ना। उसके बावजूद अगर आपका कॉन्फिडेंस शैटर करता है 1 या 2 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, तो सर फिर इसको आप किस तरह से रेट करेंगे एज अ प्लेयर? देखें मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सबसे हमारा वीक लिंक है ना वो कप्तानी है। कप्तानी के वीक लिंक से मुराद ये है कि वो दलेर नहीं है, वो एक डरा डरा सा कप्तान है और इस डर में वो मैच हारे पे हारे जा रहा है। ये डर उसको मैच ड्रॉ करके या बराबर करके या जिता के नहीं दे रहे हैं। डिफेंसिव अप्रोच जो है वो ODI या T20 में नहीं चल सकती। जब बाबर ओपन भी करता था तब भी वो कभी भी ये नहीं था कि उसके आपको छक्के देखने में नजर आए या ज्यादा चौके भी नजर आए। बस ठीक है, हमारी एवरेज जो थी वो अराउंड 50 के रहती थी। 50 हमने 6 ओवर में 45-50 बना लिए या 10 ओवर में भी हम 45-50 बना के और खुश हो जाते हैं। ये जो सारी बात है, आज आप कप्तान चेंज कर दें, आज इस वर्ल्ड कप के दौरान शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दें, आप देखें कि ये सारे प्लेयर इम्पैक्टफुल बन जाएंगे। ये वाकई सही बात कही जा रही है कि प्लेयर्स हमारे जो हैं, यानी आप कह रहे हैं जो हम अपनी इस वर्ल्ड कप के इवेंट में एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं, कभी कोई खिलाड़ी लेकर आए, किसी को ड्रॉप कर दिया, तो आप कप्तानी अगर किसी और को सौंप देते तो कुछ बेहतर रिजल्ट आता। टीम की सिलेक्शन में बहुत फास्ट गलतियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इवन ये वाली टीम जो है इसको एक लड़ाने वाला कप्तान चाहिए, वो नहीं नजर आया। सर हमें वो कप्तान चाहिए जो प्लेयरों को लड़वाए। अगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक, आप गलत नहीं कह रहे सर, लेकिन उसकी एक मिसाल भी साउथ अफ्रीका में बाउमा उनके कैप्टन है सर, उन्होंने कौन सा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया टीम में रहते हुए, उन्होंने कौन सा लीड फ्रॉम द फ्रंट कर दिया। डिकॉक अपनी तरह से खेलने वाला प्लेयर है, मकरम अपनी तरफ से खेलने वाला प्लेयर है, उसको बाउमा की जरूरत नहीं होती कि वो आके अगर 100 करेगा तो मैं नीचे आके अग्रेसिव खेलूंगा। सर ये आपका अपना पर्सनल माइंडसेट भी होता है, आप दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, आप हर साल वर्ल्ड कप खेलते हैं। अगर हम सिर्फ कप्तान के मरूने मिन्नत रहेंगे तो सर फिर ये हम आप समझ लें कि उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कप्तान के मरूने मिन्नत की मिसाल दूं, एक मैच अभी पिछला जो हुआ उसमें वो जो हमारा ओपनर था अब्दुल्ला शफीक ठीक ठाक चौके छक्के मार रहा था। द मोमेंट बाबर आजम अराइव्ड ऑन द सीन टू बैट विद हिम, क्योंकि शायद इमाम आउट हो गया था, तो उसके बाद उसने भी अपनी गेम डाउन कर ली। इसका क्या मतलब है कि उसने उससे भी कहा कि देख के खेल के थे आउट ना हो जी। यार ये क्या गेम है, ये इस तरह की गेम नहीं है। आप कोहली को देखें, आप दूसरे प्लेयर्स को देखें, इंडियन कैप्टन को देखें, वो हारिस रऊफ को 2-2 3-3 छक्के मारता है, शाहीन शाह अफरीदी को छक्के मारता है पहले ओवर में। आप, मेरा मतलब है एग्रेशन इज नेम ऑफ द गेम, वो चीज नजर नहीं आ रही, इंटेंट नजर नहीं आ रही। अभी भी ठीक है बांग्लादेश से जीते, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इंटेंट पूरी नहीं थी वहां पर। भाई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने जब देखा कि हम जब ये इस पे फोकस करने बैठ जाते हैं कि 50 ओवर्स पूरे खेलने हैं,
तो उस चक्रों में हमारा जो टारगेट होता है, आपको पता है हम 50 ओवर में भी नहीं खेले। नहीं, लेकिन वही जो साउथ अफ्रीका वाला थोड़ा सा अगर हमारा बेहतर होता, हमने रन टारगेट, साउथ अफ्रीका में हमारी बैट लगती, वो हमारे 2 पॉइंट्स ना बड़े खल रहे हैं, सीधी बात है। और अगर अंपायरिंग सेमीफाइनल पे नहीं जाएंगे तो 2 पॉइंट्स, कब भी 350 तक स्कोर चला गया होता तो कुछ बेहतर होती सिचुएशन। हमने खेला ही नहीं ना पूरा ओवर। और साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है, इजाज भाई ये बताइएगा आप, ये साउथ अफ्रीका आखिरी के 10 ओवर में सबसे ज्यादा रन खाती है, उस पर भी हमने रन नहीं बनाया, इंटेंट ही शोनी की। आई गेस उनसे हमारा कनेक्शन जो नहीं कनेक्शन नहीं हुआ, आपका माइक म्यूट हुआ हुआ शायद। आवाज आ रही है? जी आ रही है। साउथ अफ्रीका का एडवांटेज ये है कि उनके नीचे से डिकॉक जो है वो अर्ली आगाज में, उसकी अब तक वर्ल्ड कप के अंदर 2 सेंचुरियां हो चुकी हैं, तो साउथ अफ्रीका आगाज बड़ा अच्छा देता है। हमारा प्रॉब्लम पहले इमामुल हक थे, वो जल्दी आउट होते रहे, जो 4-5 मैचेस हमने हारे हैं और हम फंसे रहे हैं। अब्दुल्ला तो एक एंड से एक एंड संभाले रखते थे, ये वाला प्रॉब्लम है। दूसरी जो नैयर साहब ने बात की है कि अगर मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट हम अपना कप्तान तब्दील कर दें, शाहीन को ले आए, तो ये टीम के सारे प्लेयर्स परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। शाहीन अफरीदी के बारे में उनके सुसर शाहिद अफरीदी के ये अल्फाज है कि अगर उसको पहले 3 ओवर में विकेट नहीं मिलता तो पंजाबी कहते हैं कि वो आपे से बाहर हो जाता है। तो ऐसा कप्तान जो कि अपना टेम्परामेंट लूज कर देता है, बॉलर जिसको 3 ओवर में विकेट ना मिले। और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हारिस रहो, मैं अभी भी कहता हूँ, और इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेले या ना खेले, मेरी इस वर्ल्ड कप की जर्नी की बड़ी सिंपल सी कहानी एंड करूंगा मैं कि हारिस और शाहीन ने ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान को नहीं जितवाया। कम से कम इन 2 बॉलर की जिम्मेदारी थी कि यही टीम को लेके आगे चलते। आप इंडिया देखिए, इंडिया ने स्पिन विकेटें बनाई है, उसके बावजूद मोहम्मद शामी 4 विकेटें ले रहे हैं, बुमराह हर मैच में 3 विकेटें ले रहे हैं, अभी उनका हार्दिक पांड्या इंजर्ड बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें। सर मैं यहाँ से थोड़ा सा डिसएग्री इजाज भाई इसलिए कर सकता हूँ, उन्होंने शामी को अगर बेंच पे बिठाया हुआ है, उनके पास वो अश्विन भी है, वो अश्विन को तो खिला ही नहीं रहे, उन्होंने उसको भी बेंच पे बिठाया हुआ, उसको भी बाहर किया हुआ है। आप उनके प्लेयर्स देखें। सर पहले सवाल तो सुने ना इजाज भाई सवाल सुने, फिर आप पूरा इसको डिफाइन कीजिएगा। सर आपने बेंच पे ऐसे प्लेयर्स बिठाए हुए हैं जिसको रिप्लेस करने के बाद मैं और आप चीखेंगे भाई इनको रिप्लेस क्यों किया, जो चल रहा है उन्हीं को खेलते रहे। उन्होंने ऐसे प्लेयर्स बिठाए हुए हैं, उनके पास उनको पता है पांड्या बाहर हुआ, शमी आया, शमी को उनकी फर्स्ट चॉइस शमी नहीं थी, फिर उनका शुभमन गिल है, वो उनकी फर्स्ट चॉइस थी, उसके बाद उन्होंने दूसरे को खिलाया तो सही, लेकिन उन्होंने कहा हमने जो पहले सेटअप किया हुआ है, हमने जो माइंड सेट बनाया हुआ है, हम उसके साथ जाएंगे। सर उनके बेंच के प्लेयर्स देखें और अपने बेंच के प्लेयर्स देखें, जमीन आसमान का फर्क है, और उसमें भी कप्तान का हाथ है सर, और किसी का नहीं है। ये पाकिस्तान की बेस्ट 15 रुकनी टीम थी जो हम इस वर्ल्ड कप में लेके आए हैं। मुझे आप बताइए, सवाए सरफराज और इमाद वसीम के ऐसा कौन सा बंदा है जिसको कोई क्रिकेट फैंस या कोई क्रिकेट तज्जिया निगार या साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हो सिलेक्शन के ऊपर अब तक किसी ने कोई बात की है कि जी पाकिस्तान ने फिलहाल प्लेयर्स को बाहर छोड़ दिया? कौन सा डॉन ब्रेड या स्टीव स्मिथ हम लोग लाहौर या रावलपिंडी छोड़ के आए हैं? भाईजान ये 15 बेस्ट रुकनी पाकिस्तान की टीम है। जहां तक आप अश्विन की बात करें, इंडिया ने अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला जो इंडिया अपना मैच खेला था चेन्नई के अंदर, जहां ऑस्ट्रेलिया ना 50 ओवर पूरे खेल सका था ना 200 रन बना सका है, उसके बाद उनको अश्विन की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि जडेजा और कुलदीप उनका वो सारा मसला हल करते चले आ रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लम ये है, मैं कप्तानी की बात कर रहा था कि अगर लगता है बाज लोगों को कि कप्तान ही सबसे बड़ा मसला है, मुझे बाबर आजम की स्कोर ना करने से मसला है, वो बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, क़यादत वर्ल्ड कप के दौरान, और दूसरा आप एक बंदे के ऊपर 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर तो ये वही फैसला हो गया ना जो कि हमने 2020 में सरफराज को हमने निकाल दिया कप्तानी से। एक बंदे के ऊपर आप 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो और आप आके उसको कप्तानी से हटा दो। कप्तानी से लेकिन 4 साल में वो कुछ वो सही वही अगेन बात आई थी, इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट नहीं किया वो उस तरह। आपको ग्राउंड के अंदर आपको ना आपको पता चल जाता है, बाय बॉन्ड नहीं लग रहे बाबर कैप्टन ना, वो लीड करने वाली सलाहियत नहीं लग रही। इसी तरह तो अजहर अली इतने अच्छे प्लेयर थे, उनको आपने कप्तान बना दिया था, जबरदस्ती का कप्तान बनाया, और वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे और वो वनडे टीम का हिस्सा ही नहीं था, आपने उनको वनडे टीम का कप्तान बना दिया। वनडे टीम के कप्तान के बाद आपने हजीमत उठाई यार, आप बांग्लादेश गए, बांग्लादेश से आपने 3-0 हारा, उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया। आपके सर कप्तान पता चलता है ना सर, मैं आपकी जगह आके रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, आप मेरी जगह आके इनिंग नहीं कर सकते, आप अपने माहिर हैं, मैं अपने माहिर हूं सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारी टीम में कौन से हंसी क्रोनी और स्टीवा जैसे अजीम कैप्टन हैं जिनको हम क्यों नहीं बनाया सर? अगर 25 लाख रुपए आप मुझे दें, मैं आपको अगले साल खड़ा कर दूंगा सर,
आप ग्राउंड में उतरे तो सही, ये लॉजिक नहीं है कि हमारे पास पीछे प्लेयर नहीं है, प्लेयर बनाना भी इनकी जिम्मेदारी होती है सर। शिकस्त यतीम होती है क्योंकि हम 4 मैचेस हार गए हैं, तो इसीलिए जो ना ये सारी चीजें निकल रही हैं। जब जीत रहे थे, जब आपकी बात दुरुस्त होगी, हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले तब बाबर की कायदाना सलाहियतों पे सर, मुझे पिछले वर्ल्ड कप में भी जब आपका जिम्बाब्वे से आप आ रहे हैं सर, आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपने फाइनल खेला था T20 का, सर आप दिल पर हाथ रख के बताइए सर। आपने एशिया कप में श्रीलंका के हाथों शिकस्त खाई थी, जब उस वक्त जब आप जीत रहे थे सर, कायदाना सलाहियत यही तो पता चलती है, आपको उसी में पता चलता है। अगर सर अगर आपने शाहीन ने आपको वर्ल्ड कप जिताना है, आपको हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप जिताना है, आपको अब्दुल्ला शफीक ने वर्ल्ड कप जिताना है, आपको रिजवान ने वर्ल्ड कप जिताना है, अगर उन्होंने इंडिविजुअली परफॉर्मेंस से दिखाना है तो फिर कप्तान की जरूरत क्या होगी सर? और फिर अगेन सिलेक्शन पे सवाल इजाज, ये बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। हम नादरा अगर साथ है तो उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नादरा, ये जो अभी सिलेक्शन पे बहुत से सवालात उठ रहे थे, फिर कैप्टनसी पे फिर अगेन वही बात आ जाती है कि इमामुल डिस्कनेक्ट हो गई हैं दोबारा ना, उनकी तरफ आएंगे। अभी हमारे पास नईरुद्दीन साहब हैं, हम इजाज भाई से ही जरा गुफ्तगू सुनीद करते हैं, उनसे जरा बड़ा मजा आ रहा है, आप इजाज भाई से करें। अच्छा इजाज, ये एक जगह पर मौजूद है कि जो ये कहा जा रहा था कि जी इमामुल हक हैं, इनको वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे, उनको ड्रॉप भी नहीं किया जा रहा था, इंजमामुल हक ने इस्तीफा दिया, उसके बाद हमने देखा कि अगले मैच में आ गए, तो इमामुल हक उनकी तरफ जी जी जी। नसीम साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। नसीम साहब, ये चूंकि बात हो रही है अभी सिलेक्शन पे, हमने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए हैं इस वर्ल्ड कप में, लेकिन एक चीज़ जो इमामुल हक पर जो हम शुरू से सुन रहे थे, तनकीद हो रही थी कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी पाकिस्तान को, वो बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन उनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा था। दूसरी जानिब फ़खर जमान का बांग्लादेश से जीतने के बाद ये बयान आना कि मैं अवेलेबल था, लेकिन जब टीम ने बेहतर समझा उस वक्त मुझे खिलाया। आप समझते हैं कि उनको कम से कम 3 मैचेस तो खेलने देते, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि वो बेहतर खिलाड़ी साबित हुए इमामुल हक से, और इमामुल हक को उसी वक्त एक ऐसे टाइमिंग में ड्रॉप किया गया जैसे इमामुल हक ने इस्तीफा दिया, और अगले दिन इमामुल हक भी हमें मैच में नहीं दिखे। क्या समझते हैं कि ये क्या उतारा, किसके सर पे जिम्मेदारी आती है? देखिए, फखर जमान इम्पैक्ट प्लेयर है, जो मेन चीज फखर की दिखाई देती है, जैसे अब्दुल्ला शफीक इम्पैक्ट प्लेयर दिखाई देती है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मोहम्मद कैफ कह रहे हैं इंडियन प्लेयर के, वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो कई सारी चीजें पाकिस्तान को पहले कर लेनी चाहिए थी। सर कोई बात कर रहा था कि फखर बेहतर है इमाम से। देखिए, हमारे पास अब कुछ हमारी टीम इम्पैक्ट क्रिकेट खेल रही है, जिससे होप बढ़ी है, और आज जो 190 रन से हम फतह हासिल करने में कामयाब हो गए, तो उसके बाद वो जो एक उम्मीदों का दिया था, वो टिमटिमा रहा था, वो थोड़ा सा रोशन हुआ है आज 190 रन की साउथ अफ्रीका की फतह के बाद। लेकिन एक चीज इम्पोर्टेंट है, और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई देती है, कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच कैसा खेलती है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा मैच अगला न्यूजीलैंड के खिलाफ है, वो बाहर होते हैं तो हम अंदर आते हैं। अब वहाँ हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा काउंट करेगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा मैच खेला, हमारा इम्पैक्ट तो साउथ अफ्रीका के मैच से ही नजर आना शुरू हो गया था। अगर आप देखें तो वो इम्पैक्ट हमें नजर आया था, हम जीतने के लिए मैदान में उतरे थे। अगर इसी इंटेंशन के साथ शहनशाह अफरीदी हमारे नंबर 1 बॉलर बन गए, वो जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 10वें नंबर पर थे, फिर 11वें नंबर पे चले गए थे लास्ट रैंकिंग में। उन्होंने 2-3 मैचों में इतना इम्प्रूव किया कि वो दोबारा पहली मर्तबा नंबर 1 बॉलर बन गए। वसीम जूनियर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मेरी अपनी जाती राय में जो टीम आपकी खेल रही है, यही टीम खेलनी चाहिए। इफ्तिखार 5वें बॉलर का रोल ज्यादा बेहतर अदा कर रहे हैं, नवाज और शादाब से ज्यादा। तो मेरा भी ख्याल इस टीम को चेंज करने की जरूरत है। आपका आगा सलमान की वजह से बैटिंग पावर हाउस भी बढ़ रहा है, और अगर कहीं पर एक्सपेंसिव हो जाते हैं इफ्तिखार, तो आगा सलमान की सूरत में ऑप्शन मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे काफी बॉलिंग करते रहे, बाबर आजम को उन्हें भी चेक करना चाहिए, वो फायदेमंद हो सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर की सूरत में। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई बॉलर आपके ज्यादा पिट जाए, एंड व्हाट अबाउट उसामा मीर, क्योंकि वो उस तरह से जितना लोग नजरें जमाए बैठे कि उसामा को लेकर आए, वो उस तरह से गेम उनकी नजर नहीं आ रही। उसामा होने चाहिए। देखें जी, उसामा ने जो दरमियान में बॉलिंग की है, वो शादाब से अच्छी बॉलिंग की है। गो के उनकी गेंद फुल टॉस भी हो रही है, उनकी गेंद पीछे भी पड़ रही है जिसपे स्कोर हो रहे हैं, लेकिन उनकी गेंद जो जगह पे पड़ रही है वो बैट्समैन के लिए
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हमने कॉन्फिडेंस दिया ही शादाब को है, हमने उसामा मीर को कॉन्फिडेंस दिया कितना है। हमें उसामा मीर के साथ ही जाना चाहिए और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सिमिलर टीम के साथ खेले, इस टीम की बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ दिखाई दी थी, जिसका फायदा पाकिस्तान को होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट कमेंट्स है, मैं एजाज भाई से, क्योंकि एक बात करना बाबर आजम के हवाले से ही। सर, कैप्टनसी की जो आप बात कर रहे थे ना सर, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखूंगा। अब आप ये देखिए, साउथ अफ्रीका में आपको इंटेंट नजर आया, आपने किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस मैच को आखिर तक लेके जा रहे थे। अक्सर कमेंटेटर्स कह रहे थे कि आप स्पिनर से ओवर जाया क्यों करवा रहे हैं जब आपके पास फास्ट बॉलर्स पड़े हुए। फिर हमने देखा कि आखिरी ओवर किसने कराना हमें नहीं पता चला, फिर उन्होंने नवाज को बुला दिया, बिल्कुल आउट ऑफ टच थे वो वाला मैच। उससे पहले अफगानिस्तान का मैच, आप डिफेंसिव मूड पर आके आप जब मैच जीतने की कोशिश करेंगे तो हर दिन तो आपका नहीं होगा ना इजाज भाई। साउथ अफ्रीका वाले मैच में जो बाबर आजम ने अपने फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल किया है, वो क्योंकि शाहीन को मदद मिल गई थी, 2 विकेटें आ गई थी, इसलिए उसने हसन को और हारिस को यूज कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान को मदद मिल रही थी। और दूसरी उसकी वजह यह है कि अगर वो फास्ट बॉलर्स वहां ना लगाते और स्पिनर्स के ऊपर, तो साउथ अफ्रीका इतना मैच को क्लोज भी ना लेके जाता। वो तो उसने, बाबर ने एक तरह का रिस्क लिया कि फास्ट बॉलर्स को अगर हारिस के अगर अंपायर कॉल पे आउट मिल जाता तो नवाज के ओवर की जरूरत ही नहीं पड़नी थी पाकिस्तान को। ये चीज है। मेरा पॉइंट यही है, डू और डाई में जब आप हार रहे हैं तो अभी है ना, आप बात के ना सोचें। आप बीच में हम देखते हैं ये 50 ओवर्स के मैच के अंदर बीच में जो ओवर्स होते हैं उसको हम किल करने के लिए जा रहे होते हैं कि किसी तरीके से ये ओवर्स निकल जाए, उसके बाद हम अपने सलमान भी आपने कोटा पूरा करना होता है। ये वनडे क्रिकेट के अंदर 50 ओवर्स के अंदर आपने कोटा पूरा करना होता है। आपने 4 ओवर्स के बाद अपने बॉलर्स को हटाना भी होता है, आपने रेस्ट भी देनी होती है, आपने दरमियान से ओवर गुजारने होते हैं। ये T20 क्रिकेट नहीं है कि ऊपर तले ओवर करवाते जाएंगे और आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। यहाँ बड़ा हिसाब लगाना पड़ता है। बट लेट्स होप एंड लेट्स विश ऑन अ गुड नोट इस ट्रांसमिशन को खत्म करते हैं। इजाज भाई हमारे साथ मौजूद थे, नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे, नैयर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। और दुआओं पर चलता है, पाकिस्तान की क्रिकेट ये रवायत भी दुआओं पे चलती है, ये तारीख भी रही है और हमारी रवायत, और हमें हर दफा ना मतलब बुझते हुए दिए को एक रोशनी मिल जाती है। एंड आई विश एंड आई होप कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को ना सिर्फ शिकस्त दे, अच्छे मार्जिन से शिकस्त दे और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंचे, और अगर नहीं भी पहुंचता है तो फाइट शो करें। बिल्कुल, आपने दिल थाम के बैठना है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल हमारी टीम है और कुछ भी हो सकता है। और क्रिकेट तो एक गेम भी ऐसी है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात 11 बजे खेल का जुनून में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।